हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का लास्ट पार्ट। और हमने इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के 5 पार्ट पढ़ लिए, पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 5 तक। थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दूं, जो बच्चे पार्ट अभी 6 देखेंगे उनकी थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि ताकि वो आगे पार्ट फर्स्ट 2 3 4 5 तक क्यों देखें, कैसे देखना है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने मैटर स्टार्ट किया था, मीनिंग ऑफ मैटर, और यानी क्लासिफिकेशन किया उसमें फिजिकल बेसिस पे गैस, द्रव्य, ठोस, फिर इसके बाद प्लाज्मा, फिर बीईसी। ये 5 पढ़े फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने स्टार्ट किया था केमिकल बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन, और केमिकल बेसिस पर इसके हमने प्योर और इम्प्योर यानी शुद्ध और अशुद्ध। और प्योर के अंदर हमने 2 लिखे हैं, एक तो तत्व, एक यौगिक, और इम्प्योर में लिखा हमने मिश्रण। फिर हमने पार्ट सेकंड में एलिमेंट स्टार्ट किया था। फिर पार्ट थर्ड के अंदर भी हमारा एलिमेंट चला था, और फिर पार्ट 4 है उसमें हमने फिर कंपाउंड स्टार्ट किया था, कंपाउंड चला है, और पार्ट 5 के अंदर भी कंपाउंड चला है। पार्ट 2 और थर्ड जो है उसमें एलिमेंट के बारे में दे रखा है, और पार्ट जो है 4th और 5th जो है उसके अंदर कंपाउंड के बारे में दे रखा है। तो 2 पार्ट में एलिमेंट, 2 पार्ट में कंपाउंड। उसके बाद एक छठा लास्ट पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मिक्सचर यानी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे कि मिश्रण है क्या, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, मिश्रण जो है ना, उसमें एक पॉइंट याद रखना है कि मिश्रण जो है ये क्या पदार्थ का कौन सा रूप है, इम्प्योर यानी अशुद्ध रूप है। तो पहला पॉइंट क्या है, ये क्या पदार्थ का अशुद्ध रूप है। पहला पॉइंट याद रखना है, पदार्थ का अशुद्ध रूप। अशुद्ध रूप ध्यान रखना, अशुद्ध के अंदर मिश्रण याद रखना है, बाकी शुद्ध में तत्व और यौगिक। बहुत बार एग्जाम में आता है शुद्ध रूप कौन सा है, तत्व शुद्ध है, यौगिक शुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है, मिक्सर क्या है, पदार्थ का अशुद्ध रूप है। इसके अलावा मिक्सर है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे नाम आप देख रहे हो, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, मिक्सर यानी मिश्रण, मिला हुआ रूप, यानी पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से प्राप्त हुआ रूप क्या कहलाएगा, मिक्सर या मिश्रण कहलाएगा। तो यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिला हुआ रूप, मिला हुआ रूप क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिला हुआ रूप क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। तो मिश्रण मतलब 2 या 2 से अधिक का आपस में मिल जाना मिश्रण कहलाता है। इसके अलावा मिश्रण में आपको याद रखना, और पीछे अभी एग्जाम हुआ, पीछे एक उस एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि मिश्रण के जो अवयव है, कंपोनेंट लिखा ना हमने, 2 या 2 से अधिक, ये क्या होते हैं, अवयव। पदार्थ के जो कंपोनेंट है ना, 2 या 2 से अधिक अवयव, वो मिलकर जो मिश्रण का निर्माण करे। और क्वेश्चन क्या आया कि मिश्रण में उपस्थित अवयव के लिए सही कथन है। और उसमें आपको याद यही रखना है कि मिश्रण में उपस्थित अवयव जो है वो हमेशा एक दूसरे से क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। मतलब वो आपस में कोई, उनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन नहीं होती। साथ में उनके गुणों के अंदर आपस में एक दूसरे के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं करते। बस एक जगह दोनों क्या है, उपस्थित एक साथ रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, यानी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डालते। ये तो याद रखना, ये मिश्रण के अंदर एक पॉइंट याद रखना कि मिश्रण में उपस्थित अवयवों के मध्य किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, केमिकल रिएक्शन नहीं होती, किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन इससे नहीं होती। एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, मिले हुए रहेंगे, बाकी कोई रिएक्शन नहीं होती। और अवयव किसके, मिश्रण के अवयव अपनी व्यक्तिगत पहचान रखते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या अपनी व्यक्तिगत क्या रखेंगे, ये पहचान अलग अलग रखेंगे, अपने अलग अलग पहचान रखते हैं ये। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखना है कि अवयव जो है
या मिश्रण जो है उस मिश्रण में उपस्थित अवयव है, उन अवयवों को आप भौतिक विधियों के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है कि मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। पृथक किया जा सकता है, यानी इनको फिजिकल मेथड के द्वारा क्या है, इनको आपस में एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। यानी मिश्रण में मुख्य याद रखने वाले पॉइंट, एक तो पदार्थ का कौन सा रूप है, ये शुद्ध रूप है। दूसरा, मिश्रण का अर्थ क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिल जाना, और मिले हुए पदार्थ कहलाएंगे या एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, अवयव, मिश्रण के अवयव कहलाएंगे। और मिश्रण में उपस्थित अवयव जो है उनके बीच में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन किसी प्रकार की इनके बीच में नहीं होती है। और अवयव जो अपनी व्यक्तिगत क्या रखते हैं, पहचान रखते हैं, अलग अलग अपनी पहचान रखते हैं। और इसके अलावा मिश्रण के अवयव है, इनको क्या है, भौतिक विधियों के द्वारा भी अलग अलग किया जा सकता है। इनको भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में अलग से या इसी भाग में अलग से पढ़ेंगे हम। ये तो है मिश्रण है क्या, यानी मिश्रण किसे कहते हैं, और इसमें याद रखने वाले 2-4 पॉइंट ये ध्यान रखने। एक तो ये, अब मिश्रण जो है उसमें दो या दो से अधिक अवयव आपस में मिले हुए हैं और मिलने के बाद मिश्रण बना रहे हैं। अब मिश्रण उसकी नेचर कैसे होगी, प्रकृति कैसे होगी, उस प्रकृति के आधार पर मिश्रण जो है, इस मिश्रण को हम दो प्रकार में बांटते हैं। एक होता है होमोजीनस समांगी मिश्रण और एक होता है हिट्रोजीनस या विषमांगी मिश्रण। तो यानी यहाँ पर मिश्रण के हम दो प्रकार पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया ये। इसके बाद इस मिश्रण के अंदर अगला पॉइंट जो है, और वो पॉइंट क्या है, मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिश्रण। अगला ये पॉइंट लिखो इसमें, टाइप्स ऑफ मिश्रण। और टाइप ऑफ मिश्रण में जो है ना, इसके कितने प्रकार है, दो। ऐसे लिखेंगे मिश्रण, और इसके दो प्रकार है। एक होता है समांगी, समांगी मिश्रण, जिसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सर, होमोजीनस मिक्सर। एक होता है विषमांगी, हिट्रोजीनस। दूसरा है विषमांगी मिश्रण, हिट्रोजीनस। मिक्सर। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। तो एक तो है समांगी और दूसरा कौन सा है, विषमांगी यानी हिट्रोजीनस। अब देखो समांगी में आप ये याद रखो, देखो समांगी और विषमांगी में दो पॉइंट याद रखो, उससे आप पूरा दोनों में अंतर कर सकते हो। और एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं ना, या तो इसके अभी परिभाषा वाले पॉइंट लिखे हमने, उस 3-4 पॉइंटों में इसको क्वेश्चन पूछ ले, या फिर अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं इनके टाइप में से आते हैं। टाइप में से इसके एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है, या निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, या कोई एग्जाम्पल लिख देते हैं वायु एवं जलीय गैसों का मिश्रण होता है, समांगी, विषमांगी, कोलाइड, ऐसे अलग लिख दे 4 टाइप। तो उसमें इसके एग्जाम्पल याद रखने, और एग्जाम्पल में रटने नहीं, हमें एग्जाम्पल के थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उस आधार पे आप उनको आपस में एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो समांगी और विषमांगी में एक तो याद रखो कि पानी है, अगर उस पानी में हम चीनी मिला दें और चीनी मिलाने के बाद पानी में चीनी घुल गई, और घुलने के बाद उस पानी को अगर आप देखो तो देखेंगे ना, तो उसमें हमें चीनी घुली हुई दिखाई नहीं देती, बिल्कुल पारदर्शी रहता है जल। अगर ऐसा विलयन बने जिसमें मिले हुए अवयव एक दूसरे को पहचान नहीं सके, यानी जो अवयव मिले हुए हैं वो एक दूसरे को आप अलग अलग नहीं कर सकते, सामान्य ऐसे देखकर, चुनकर या बीनकर अलग नहीं कर सकते, वो तो कौन सा होता है, समांगी। लेकिन जहां विषमांगी का नाम आए ना, तो विषमांगी में जैसे पानी में आपने मिट्टी मिला दी, मिट्टी मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी ला दिया, मिट्टी इसके अंदर घूम रही, मिट्टी के पार्टिकल्स या कण घूम रहे हैं, वो जो मिश्रण बना उसको तो विषमांगी। अब देखते हो आप, विषमांगी के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो अवयव मिला हुआ है, जैसे एक जल वाला अवयव हो गया कंपोनेंट, एक मिट्टी वाला, दो कंपोनेंट आपस में मिले, दो पदार्थ,
अब इन दोनों को आप अलग अलग पहचान सकते हो कि ये मिट्टी और ये जल है। तो जिस मिश्रण में आपको एग्जाम्पल में लगे ना कि इसके अंदर जो पदार्थ मिले उनको हम अलग अलग पहचान सकते हैं, वो किस में आएगा, विषमांगी में आएगा। जिनको लगे ना आपको आपस में मिक्स करने के बाद हम उसको पहचान नहीं सकते कि कौन सा भाग कौन सा है, तो वो किस में आएगा, होमोजेनियस या समांगी मिश्रण के अंदर आएगा। तो यानी समांगी में क्या लिखोगे कि इस मिश्रण में उपस्थित अवयवों को सामान्य विधियों के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते, या कह सकते हैं इनको सामान्यतः पहचाना नहीं जा सकता, या कह दें ऐसे बोल सकते हो कि पानी के अंदर चीनी मिलाई, अगर आप उस जल को आप चखोगे उतना ही मीठा पानी ऊपर से उतना मीठा क्या रहेगा, पानी नीचे से भी उतना मीठा रहेगा। इसका मतलब यानी वो चीनी जो उस जल में प्रत्येक भाग में बिल्कुल समान रूप से क्या होगी, घुल गई, यानी उसका प्रत्येक भाग में कंपोजिशन जो है, संगठन अवयवों का, वो बिल्कुल समान रहे, हर जगह हर अवयव बिल्कुल समान क्वांटिटी में हो, तो वो कहलाएगा समांगी। और जिसमें सभी अवयव एक दूसरे मिले हुए लेकिन प्रत्येक अवयव प्रत्येक भाग में समान मात्रा में नहीं है, कि जैसे आपने मिट्टी जल में मिलाई, अब कुछ देर देखोगे ना तो मिट्टी ऊपर थोड़ी कम घूमेगी, नीचे पेंदे के अंदर मिट्टी अलग बैठ जाएगी, तो वहां पर पेंदे मिट्टी की मात्रा ज्यादा होगी, ऊपर मिट्टी की मात्रा कम है, ऊपर जल ज्यादा है, नीचे जल क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब प्रत्येक भाग में अवयव समान मात्रा में नहीं रहेगा, उनसा कहलाएगा विषमांगी कहलाएगा। तो याद रखना समांगी में क्या लिखोगे, इसके परिभाषा में लिखना चाहिए तो क्या लिखोगे ऐसे कि इस मिश्रण में उपस्थित अवयव यानी कंपोनेंट अवयवों का प्रत्येक भाग में संगठन यानी कंपोजिशन समान रहता है, यानी कंपोनेंट का कंपोजिशन बिल्कुल क्या रहेगा, समान रहता है, प्रत्येक भाग में कंपोजिशन समान रहता है, उसको होती है समांगी मिश्रण। और विषमांगी में क्या लिखोगे इसमें कि इस मिश्रण में जहां लिखा ना समान रहता है, वहां क्या लिख देंगे, समान नहीं रहता है। इस मिश्रण में उपस्थित अवयवों का प्रत्येक भाग में संगठन समान नहीं रहता है, प्रत्येक भाग में संगठन समान नहीं रहेगा, कहलाएगा वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। अब देखो समांगी में एग्जाम्पल याद रखनी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिक्सर का एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में नंबर 1 पहला एग्जाम्पल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे। और ये एग्जाम्पल वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण, वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण। तो वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण कौन सा होता है, समांगी प्रकार। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण होता है समांगी, क्योंकि वायुमंडल में जैसे यहाँ गैस है, तो गैस का मतलब ये है कि यहाँ हर भाग में प्रत्येक गैस समान मात्रा में। अब यूं नहीं है कि मैं खड़ा हूं मेरे पास ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, पीछे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, हर जगह ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल क्या है, समान है, तो वो कौन सा है, समांगी। तो वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण कौन सा होता है, समांगी मिश्रण होता है। नंबर 2, जल में चीनी का मिश्रण, जल में चीनी का मिश्रण, ये भी कौन सा है, समांगी है। ऐसे लिख दें कि जल में नमक का मिश्रण, जल में नमक का मिश्रण, ये भी कौन सा है, समांगी है। इसी प्रकार से और लिख दें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातुएं, ध्यान रखना, एलोज, मिश्र धातुएं यानी एलोज, मिश्र धातुएं, धातुओं का मिश्रण। और आप देखते हो सोने से आभूषण बनाते हैं, तो आप बोलते हो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है, सोना। तो सोने बिल्कुल शुद्ध सोने से आप आभूषण नहीं बना सकते, तो उसके अंदर कुछ मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं, तो उस आभूषण में वह अशुद्धि की मात्रा हर जगह बिल्कुल समान मात्रा में रहती है। ये नहीं कि एक जगह ज्यादा अशुद्धि, एक जगह अशुद्धि कम है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब हर भाग में अशुद्धि की मात्रा बिल्कुल क्या रहती है, समान। तो वो कौन सा है, उस अशुद्धि का सोने के साथ क्या है, समांगी मिश्रण। तो कौन सा है वो, समांगी मिश्रण का उदाहरण। तो वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण है, जल में चीनी का है ना, ऐसे ही जल में नमक का मिश्रण है, मिश्र धातुएं हैं। वो लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि कार्बन डाइसल्फाइड, फॉर्मूला क्या था, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड में
सल्फर का मिश्रण, सल्फर का मिश्रण, ये भी कौन सा है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो मतलब वायुमंडलीय गैसों वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। तो ये तो है समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल, तो इसको अब आप पहचान सकते हो। याद रखना है ऐसा मिश्रण जिसके आप आर पार देख सको, बिल्कुल साफ दिखे, जिसमें उपस्थित अवयवों को आप अलग अलग पहचान नहीं सके। वायुमंडलीय गैस से हमें पता नहीं चलता कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ CO2 है। तो इसका मतलब हर जगह मात्रा समान रहे, उसको हम अलग अलग नहीं पहचान सके, वो मिश्रण कौन सा होता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। और देखो विषमांगी में क्या है? प्रत्येक भाग में अवयव बिल्कुल समान नहीं हो, वो कौन सा? विषमांगी। और इसमें एग्जाम्पल याद रखने, नंबर 1 जल में मिट्टी, जल में मिट्टी का मिश्रण, जल में मिट्टी का मिश्रण। इसके अलावा याद रखना एक पॉइंट ये, सभी प्रकार के कोलाइडी विलयन, सभी प्रकार के कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन 8 प्रकार के होते हैं कोलाइडी विलयन। अलग से हम पढ़ेंगे, सॉल्यूशन वाला चैप्टर अलग से आएगा। एक पढ़ेंगे हम इसमें सरफेस केमिस्ट्री वाला पढ़ेंगे, तो सरफेस केमिस्ट्री वाले पृष्ठीय रसायन के अंदर हम पढ़ेंगे अधिशोषण, एडजॉर्प्शन और कोलाइड, 2 टॉपिक पढ़ेंगे। तो वहां पर कोलाइड में, कोलाइड के 8 प्रकार होते हैं। गैस में द्रव्य, है ना, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस के अंदर 2 मिलाते हैं। गैस इन गैस नहीं होता, ध्यान रखना कोलाइडी सॉल्यूशन। गैस में गैस मिलाओगे तो कौन सा बन जाएगा? समांगी, तो समांगी बढ़ जाएगा विषमांगी। कोलाइडी सॉल्यूशन क्या होता है? विषमांगी होता है। तो गैस में गैस का कभी कोलाइडी सॉल्यूशन नहीं होता। बाकी 8 हो जाएंगे, गैस में द्रव्य, गैस में ठोस, 2 तो ये, फिर द्रव्य में गैस, द्रव्य में द्रव्य, द्रव्य में ठोस, 3 ये, 3 और 2 5। फिर पकड़ लो ठोस, ठोस में गैस, ठोस में द्रव्य, ठोस में ठोस, 3 ये, 3 3 6 और 2 8, 8 प्रकार के है ना। तो इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन 8 प्रकार के हैं, 8, और सभी कौन से हैं? विषमांगी मिश्रण है। तो एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कोलाइडी विलयन की प्रकृति होती है, या कोलाइड की, कोलाइड की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ कोलाइड, यानी कोलाइड की प्रकृति है या कोलाइडी विलयन की प्रकृति है, तब किस नाम क्या आएगा? विषमांगी, हिट्रोजिनस। कोलाइड क्या होते हैं? विषमांगी प्रकृति के होते हैं, यानी हिट्रोजिनस होते हैं। ये तो क्या है? समांगी और विषमांगी मिश्रण है। इसमें थोड़े से आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, दोनों में अंतर करना आना चाहिए। इसका एग्जाम्पल थोड़े से आपको याद रखने, और एग्जाम्पल रटने नहीं, आपको रटा नहीं मारना है, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट याद रखो। उस कंसेप्ट के बेस पे आप कोई भी एग्जाम्पल आ जाए उसको आप आराम से कर सकते हो कि समांगी कौन सा और विषमांगी कौन सा है। जल में अगर हम चावल उबाले, कौन सा होगा? जल में चावल उबालने के बाद बिल्कुल बचेगा दूधिया सा विलयन, धुंधला सा, धुंधला नाम आ जाए, वो कौन सा है? विषमांगी। इसका स्टार्च का जल में विलयन, स्टार्च घुल गया पानी में, जब आपने चावल उबाले तो चावल में क्या, स्टार्च पानी में घुल गया, बिल्कुल पानी बन गया या धुंधला सा व्हाइट सा, वो कौन सा? विषमांगी। तो कौन सा? वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो क्या है? कोलाइडी विलयन है। तो वो कौन किस प्रकृति का है? विषमांगी प्रकृति का। तो एक तो आपको ध्यान रखना है मिश्रण के 2 प्रकार, और फटाफट इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी फटाफट उतार लो, एक बार पॉज करके कर लोगे ये तो आपको दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो मिश्रण जो है ना, इस मिश्रण में उपस्थित अवयव जो है, कंपोनेंट जो अंदर मिले हुए हैं, उनको अगर हम वापस अलग अलग करें, अलग अलग किस प्रकार से की जाए, अलग अलग प्रकार करने की विधियां कौन सी है, उनमें कुछ एक 5-7 मेन विधियां है, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस में मिटा दूं ये तो। अब देखो, अब इसमें आप अलग से एक छोटा सा लिखो हेडिंग, और हेडिंग क्या लिखोगे कि मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की विधियां। क्या लिखोगे? मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधियां, सेपरेशन मेथड ऑफ मिक्सर। मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधियां, क्या लिखेंगे इसमें? मेथड लिखेंगे, पृथक्करण की विधियां, पृथक्करण की विधियां, सेपरेशन मेथड। और पृथक्करण की विधियों में है ना, मेन 5-4 विधियां जो आपको थोड़ा ढंग से याद रखनी है। इसमें देखो, एक नंबर 1 पहला, नंबर 1 वाष्पीकरण या वाष्पन बोल दे, यानी वेपोराइजेशन। क्या है? वेपोराइजेशन या एवोपोरेशन बोलते,
वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण। अब जैसे नाम समझ के नाम से, वाष्पीकरण का मतलब वाष्प बनाना। और इसमें कई बार एक बार इसमें क्वेश्चन आया समुद्र के ऊपर, समुद्र में क्वेश्चन आया था नमक पर, कि नमक की झीलों से नमक को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। मतलब पानी में नमक घुला है, या पानी में चीनी घुली है, पानी में नमक घुला हुआ, उस नमक को अलग करें, जल को अलग करें, क्या करते हैं, उसे खारे या पानी को या कठोर जल जो है उसको हम गर्म करते हैं। गर्म करेंगे पानी क्या बन जाएगी, वाष्प बन के उड़ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नमक। वही वहां पर होता है वाष्पीकरण। और होता क्या वहां पर, क्यारियों के अंदर पानी को, यानी खारे पानी की झील को, पानी को क्यारियों के अंदर भर देंगे और क्यारियों को छोड़ देंगे, धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश से जल की क्या बनेगी, वाष्प, नीचे क्या बच जाएगा, नमक अलग रह जाएगा। तो नमक अलग करने की विधि कौन सी है, वो वाष्पीकरण है। तो यानी समुद्री जल से या खारे पानी की झीलों से नमक का पृथक्करण किस विधि से करते हैं, वाष्पीकरण, यानी वाष्प बनाकर जल को अलग कर देना। या यूं बोल सकते हो, नमक, जल में नमक गुड़ा हुआ अलग करें तो वाष्पीकरण से, जल में चीनी गुली तो अलग किससे करें, वाष्पीकरण से, उसको आप अलग कर सकते हो। तो वाष्पीकरण में वाष्प बनाना, तो किसी द्रव्य को गर्म करें उससे बने वाष्प, उसको बोलते हैं वाष्पन या वाष्पीकरण। और ध्यान रखना, द्रव्य का वाष्पीकरण प्रत्येक ताप पर होता है। कई बार क्वेश्चन आता है वाष्पीकरण होता है और वहां लिखते नीचे नंबर 1 0 डिग्री पर, नंबर 2 10 डिग्री पर, नंबर 3 100 डिग्री पर, नंबर 3 सभी ताप पर। और हम जनरली क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं 100 डिग्री। तो 100 डिग्री जल का क्वथनांक होता है, जिस ताप पर जल क्या उबलना, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो लेकिन जल की वाष्पीकरण, तो जल का वाष्पन या वाष्पीकरण वो प्रत्येक ताप पे होता है। देखते हो हम घरों के अंदर सर्दियों हम अगर सांस लेंगे, हमारे अंदर से भाप निकलेगी मुंह से, वो क्या है, वाष्प है। लेकिन हमारे शरीर का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं है, 37 भी है, इसका मतलब वहां पर भी वाष्प बन रही है। फ्रीज खोलो, फ्रीज के अंदर से भाप निकलती है बाहर, वहां पर टेम्परेचर 10 यानी 0 डिग्री के लोग है, 0 या 5 डिग्री जो भी है, वहां पर भी इसकी वाष्प बन रही है। तो मतलब ध्यान रखना, जल का वाष्पीकरण क्या होता है, प्रत्येक ताप पर होता है, ध्यान रखना। तो वाष्पीकरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, पदार्थों को अलग अलग करते हैं। तो यानी इसमें क्या लिखोगे आप, कि वाष्प बनाकर द्रव्य को पृथक कर लिया जाता है या द्रव्य को पृथक कर दिया जाता है। समुद्री जल से नमक को अलग करने में या जल से नमक को अलग करने में कौन सी विधि काम में लेते हैं, वाष्पीकरण या वाष्पन क्रिया वाली विधि काम में ली जाती है। तो एक ही ध्यान रखना, पहली वाष्पीकरण। नंबर 2 सेकंड। सेकंड क्या है, ऊर्ध्वपातन। सेकंड कौन सी है, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और ऊर्ध्वपातन के अंदर है, याद क्या रखना है कि सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन में ये क्रिया क्या है, कौन दर्शाता है, कैसे होता है और एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब ध्यान रखना, ऊर्ध्वपातन जो है ना वो क्रिया क्या है। अब अगर कोई ठोस है उसको अगर हम गर्म करें तो उससे पहले बनेगी द्रव बनेगा, फिर गर्म करें उससे क्या बनेगी, वाष्प यानी उसकी भाप बनेगी या गैस बनेगी। जैसे हम देखते हैं कि जल है, बर्फ है, गर्म किया जल बन गया, फिर और गर्म किया तो वाष्प बन गई। मतलब पदार्थ की 3 अवस्थाएं एक दूसरे के अंदर क्या है, बदलती रहती है। इंटर कन्वर्जन दोनों के, तीनों के अंदर एक दूसरे के अंदर बदलती रहती है। ठंडा किया क्या करेगी, वाष्प, ठंडी हुई जल बना, फिर जल से ठंडा किया तो वापस बर्फ बन गई, एक दूसरे के अंदर चेंज हो रही है। इसका मतलब तीनों अवस्थाएं एक दूसरे के अंदर परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, ऊर्ध्वपातन में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें द्रव अवस्था नहीं होती। ठोस है, अगर आप गर्म करो सीधे क्या बन जाएगी, उसकी वाष्प बन जाएगी, पिघल कर पहले द्रव नहीं बनता। अगर गैस अवस्था में है, अगर उसको आप ठंडा करो सीधा क्या है, ठोस हो जाएगा, वो पहले द्रव नहीं बनता। इसका मतलब उसमें द्रव अवस्था नहीं होती। यानी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको गर्म करने पर ठोस से सीधे ही गैस और गैस से सीधे ही क्या है, ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पदार्थ है ये, और पदार्थ में ठोस अवस्था में जैसे ये ठोस, इसको गर्म किया और गर्म करोगे तो क्या बन गई, सीधी गैस बन गई। वापस ठंडा किया सीधा क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। कूल किया, इसमें हीट किया, और ये जो क्रिया, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको गर्म करने पर ठोस से सीधे ही गैस, ठंडा करने पर गैस से सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। उन पदार्थों को बोलते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ, सब्लिमेट। क्या बोलते हैं उनको, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है, सब्लिमेट, ऊर्ध्वपातज पदार्थ बोलते हैं।
और ये होने वाली क्रिया जो प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जिस प्रोसेस से ये क्रिया हम करवा रहे हैं, तो इस क्रिया को या प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है इसमें? या तो आता है कि निम्नलिखित में से किस में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल याद रखने, कौन कौन से पदार्थ जिनमें ये गुण होता है वो याद रखना है। या फिर एक वो पदार्थ लिख देंगे, एक अन्य पदार्थ लिख देंगे। कई बार लिखते हैं कि नौसादर प्लस नमक को अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे, तो उसमें दो पदार्थ का मिश्रण देंगे ना आपको, उसमें एक पदार्थ मिलेगा आपको ऊर्ध्वपातन वाला। तो आपको पहचानना है कि उसमें ऊर्ध्वपातन वाला पदार्थ है या नहीं। अगर है तो कौन सी विधि काम में लेंगे? ऊर्ध्वपातन वाली विधि काम में लेंगे। तो ध्यान रखना है कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातज है या नहीं है, वो थोड़ा आपको याद रखना है। और इसमें किस प्रकार से अलग कर, थोड़ा सा छोटा सा इसका डायग्राम भी बनाएंगे। अब देखो इसके अंदर एक तो ये ऊर्ध्वपातन है क्या देख लिया आपने, उसके बाद कुछ पदार्थ इसके एग्जाम्पल याद रखने, ऊर्ध्वपातज पदार्थों के उदाहरण याद रखने। और एग्जाम्पल में बोलो बोलो हाँ, एक तो सबसे पहले कॉमन जो एग्जाम्पल एग्जाम में आता है वो किसका आता है? नौसादर, जिसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। किसको बोलते हैं नौसादर? अमोनियम क्लोराइड। नंबर 2 बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल है। नंबर 3 ठोस आयोडीन, ठोस आयोडीन है। नंबर 4 नेफ्थलीन, नेफ्थलीन है। नंबर 5 शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ यानी ठोस CO2। किसको बोलते हैं? ठोस CO2 को बोलते हैं शुष्क बर्फ। इसके अंदर भी यही प्रॉपर्टी होती है। कपूर है, कपूर के अंदर भी यही प्रॉपर्टी होती है। नंबर 7 एंथ्रेसिन, एंथ्रेसिन है। फिनेंथ्रीन है, फिनेंथ्रीन। इनके अंदर कौन से गुण होते हैं? सब में कौन सा है? ऊर्ध्वपातन की प्रॉपर्टी सब में, यानी ऊर्ध्वपातन का गुण सब के अंदर पाया जाता है। इनके अंदर सब में ऊर्ध्वपातन वाला गुण होता है। अब देखो इसमें होता है क्या है, इस प्रकार से है कि उल्टी एक कीप आकार संरचना, एक कीप होती है जिसको उल्टा लगा देते हैं ऐसे, इस तरह से। ये कीप है एक, इसके ऊपर मुंह के ऊपर रुई लगा देते हैं, और नीचे जो है ना इसके, इस कीप को एक बालू स्मक या एक प्याली जो है ना, इस प्याली के ऊपर उल्टा लगा देते हैं। ऐसे कीप है ये, इसको इस प्याली पर उल्टा लगा दिया, ये प्याली है। और ये प्याली रखी हुई है किसके ऊपर? एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखी हुई इस तरह से। तो ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है इस तरह से, जो भी है आप डायग्राम थोड़ा देख लेना। ये ट्राइपॉड स्टैंड लगा हुआ है, और इसको इससे बर्नर से क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। बर्नर लगा देने चाहिए इस तरह से, बर्नर लगा दिया यूं, और गर्म करेंगे। और यहाँ पर वो पदार्थ है कौन सा? ये है ऊर्ध्वपातज पदार्थ, ऊर्ध्वपातज है। और इसे कीप के चारों तरफ है ना गिल्ला कपड़ा लगा देते हैं ऐसे, ये गिल्ला कपड़ा लगा दिया हमने इसे, इसको गिल्ला कपड़ा लगा देते हैं ऐसे। गिल्ला कपड़ा, ये क्या है? गिल्ला कपड़ा है। और ये क्या है? कॉटन यानी रुई है, इसको लगा दिया ये। और इसको बर्नर है, स्टैंड है, ये सारे आप लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता ही है, और आप लिख भी सकते हो। अब इसको गर्म करोगे ना तो ठोस स्थिति क्या बनेगी? वाष्प बनेगी, ये गैस बनेगी। गैस ही आएगी तो यहाँ पर गिल्ला कपड़ा ठंडा है, ठंडा होती है वापस गैस क्या है? ठोस बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ इसके ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जम जाएगा ऐसे, इसके अंदर जम जाएगा ये इस तरह से। अंदर क्या जम गया? ऊर्ध्वपातज पदार्थ जम गया ऐसे अंदर। ये क्या जम गया? अंदर ऊर्ध्वपातज पदार्थ की परत होगी, अंदर जम गया ये। अब क्या करेंगे? इसको ऊपर वाली कीप को अलग उतार लेंगे, उतार के अंदर जो पदार्थ उसको खुरच करके अलग कर लेंगे, तो अलग हो जाएगा। अब देखो पृथक्करण की विधि में इसको कैसे काम में लेते हैं? काम में क्या करेंगे? जैसे यूं कह दिया कि नमक प्लस नौसादर के मिश्रण को पृथक करना है, तो क्या करेंगे? गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे मिश्रण को तो नौसादर या अमोनियम क्लोराइड इसकी वाष्प बनेगी सीधे ही गैस।
तो यहाँ पर आके जम जाएगा, ये नीचे क्या रह जाएगा, नमक शेष रह जाएगा, तो नमक अलग हो गया, इसको खुरच के अलग कर लेंगे, अलग हो गया। इसका मतलब ऊर्ध्वपातन के द्वारा थोड़ा याद रखना आपको एक पॉइंट तो ये कि कौन कौन से पदार्थ ऊर्ध्वपातज के रूप में काम करते हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। और ये किसी के साथ मिले हुए नाम आ जाए, कोई भी अन्य के साथ, मिट्टी प्लस लिख दिया यहाँ बेंजोइक अम्ल या मिट्टी प्लस कपूर, कुछ भी शुष्क बर्फ है लिख दिया, इनको अलग करना हो तो यहाँ इनमें से कोई भी एक नाम साथ आ जाए, साथ में कोई अन्य नाम आ जाए, उनको अलग करना हो तो कौन सी विधि काम में लेनी है, हमें ऊर्ध्वपातन वाली विधि काम में लेनी है। ऊर्ध्वपातन होता क्या है, एग्जाम्पल याद रखने हैं और इस प्रकार से इनको अलग अलग किया जाता है। एक तो ये ऊर्ध्वपातन, और आपके अलग से रिट वाले सिलेबस में तो अलग से टॉपिक दे रखा है ये सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, पृथक्करण की विधि में अलग से नाम लिखा है ऊर्ध्वपातन, बहुत ही इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से अधिक इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अलग से इसको एग्जाम में सिलेबस में अलग से अंडरलाइन कर रखा है, इसका अलग से नाम है, बाकी विधियों का नाम नहीं, सिर्फ नाम है पृथक्करण की विधियां, बाकी नाम नहीं है कौन कौन सी विधियां, लेकिन इसको अलग दे रखा नाम एक ऊर्ध्वपातन, इसलिए इसको तो ढंग से याद करना जरूरी है। एक हो गया वाष्पीकरण, एक क्या हो गया ऊर्ध्वपातन, दो विधियां होगी। उसके बाद लिखो तीसरी विधि, तो तीसरी में क्या लिखेंगे, डिस्टिलेशन, या किसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, आसवन, किसको बोलेंगे, आसवन को बोलेंगे डिस्टिलेशन, आसवन विधि। अब देखो आसवन होता है क्या है, अभी हमने चर्चा की थी कि द्रव्य को गर्म किया उससे क्या बन गई, वाष्प बन गई, वापस ठंडा किया उससे क्या बन गया, वापस द्रव्य बन गया। इसका मतलब गैस और द्रव्य आपस में एक दूसरे के अंदर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर नाम आएगा आसवन, थर्ड विधि, तीसरा मेथड कौन सा है, आसवन, जिसको डिस्टिलेशन, आसवन या इसको डिस्टिलेशन। अब आसवन होता है क्या है, और आसवन का मतलब आसवन में दो प्रोसेस होते हैं, जैसे ऊर्ध्वपातन वाला, उसी प्रकार से आसवन के अंदर दो प्रोसेस है। दो प्रोसेस में क्या है, वहां तो ठोस से गैस, गैस से ठोस ऊर्ध्वपातन के अंदर, लेकिन आसवन के अंदर क्या है, कोई द्रव्य है, वो ध्यान रखना आसवन में द्रव्य के मिश्रण जो होते हैं ना, उनको अलग अलग आसवन विधि से ही करते हैं। और आसवन के अंदर है क्या कि पहले द्रव्य उसको गर्म करें, उससे क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, तो द्रव्य से वाष्प बनने की क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। फिर वापस वाष्प को ठंडा करेंगे, वापस क्या बन जाएगा, द्रव्य बन जाएगा, उस क्रिया को बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। और वाष्पीकरण और संघनन दोनों को मिला दे उसको क्या बोलते हैं, आसवन। कैसे, कोई लिक्विड है, द्रव्य लिक्विड आ गया, लिक्विड, इसको गर्म किया और गर्म करने को कहलाएगा वाष्पन, इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन, इससे क्या बनेगा, गैस या वाष्प बन गई, वाष्प बन गई। वापस गैस या वाष्प को ठंडा किया तो क्या बन गया, वापस द्रव बन गया, इसको बोलते संघनन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, इसको संघनन बोलते हैं, संघनन। तो द्रव्य को गर्म करके वाष्प बनाने की क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण या वाष्पन, वापस वाष्प को ठंडा करके द्रव्य बनाने की क्रिया कहलाएगी संघनन। वो दोनों क्रियाएं मिला दें, किसको, कि वाष्पन प्लस संघनन दोनों मिल जाए, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आसवन, ये कहलाएगा डिस्टिलेशन यानी आसवन कहलाएगा। तो आसवन में क्या, दोनों क्रियाओं को शामिल किया जाता है। दो द्रव्य मिले हुए ए और बी, उनको अलग अलग करना है, जिनके क्वथनांक के मान अलग अलग है। क्या करेंगे, क्वथनांक ताप पे गर्म करेंगे, जिसका क्वथनांक का मान कम है उसकी वाष्प पहले बनेगी, उसको ठंडा करके पहले वाष्प बनाई, फिर ठंडा करके वापस द्रव बना के अलग कर लिया। तो वाष्प बनाना, ठंडा करके द्रव बनाना, संघनन करना, दोनों क्रियाएं होगी। फिर बी वाला है, बी की वाष्प बनाएंगे, ठंडा करेंगे, द्रव बना लेंगे। तो मतलब पहले वाष्प बनाएंगे, उसके बाद ठंडा करके वापस द्रव बनाएंगे। तो वाष्पन की क्रिया और संघनन क्रिया दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, आसवन कहते हैं। तो यानी आसवन के अंदर दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, इसको आसवन बोलते हैं। अब देखो आसवन में इस प्रकार का एक छोटा सा डायग्राम याद रखना है, ये लिख लिया आपने सबने। वो डायग्राम के अंदर क्या है, ये आपने छोटी क्लासों में या जैसे छोटी क्लासों की किताबें वगैरह जो है ना, उनके अंदर 9th क्लास में देखो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उस किताब के अंदर, एक किताब के ऊपर छोटा सा डायग्राम लिखा हुआ मिलेगा, या जो जनरली आपने कभी कहीं लैब वगैरह में देखा है ये। और इस डायग्राम में इस प्रकार का एक फ्लास्क मिलेगा आपको,
इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, गोल पेंदी का फ्लास्क है ये गोल पेंदी का फ्लास्क। इसके ऊपर यूं कॉर्क लगा हुआ है और इस कॉर्क के अंदर इस प्रकार से नली लगी रहती है। एक तो थर्मामीटर वाला भाग लगा, ये थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर लगा दिया अंदर। एक नली डायरेक्ट लगी हुई है जो आगे इसको अन्य भाग से जोड़ेंगे इसको, और यहाँ क्या लगा दिया, इस प्रकार से स्टैंड लगा दिया ताकि गिरे नहीं, इसको स्टैंड पे कस देते हैं। नीचे यहाँ पर जो भी है ना, नीचे स्टैंड लगा दिया, साथ में इसको बर्नर जोड़ दिया, ये नीचे बर्नर लगा दिया है, गर्म करने के लिए बर्नर है ये बर्नर लगा हुआ है। अब ये वाला भाग जो नली निकली है, इस नली को इधर, अब देखो इसमें दो क्रिया है ना, वाष्पीकरण करना फिर संघनन करना। यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, पहले वाष्प बनाएंगे, ठंडा करके द्रव बनाएंगे, संघनन करेंगे। इसलिए इधर एक इस प्रकार का एक उपकरण लगा रहता है जिसको कंडेंसर बोलते हैं, यानी संघनित्र बोलते हैं। संघनित्र, संघनन करने वाली क्रिया जिसमें उसको बोलते हैं संघनित्र। यहाँ ग्राही लगा हुआ है जो इकट्ठा करता है, ये एक्सेप्टर है, ग्राही, ग्राही एक्सेप्टर लगा हुआ है इस तरह से। यहाँ पर भी स्टैंड लगा दिया इस तरह से यूं। अब ये तो क्या है, संघनित्र है, ये संघनित्र कंडेंसर है ये। अब द्रव यहां से वाष्प बनेगी ना द्रव की, ये वाष्प कहां जाएगी, इस नली से यहां से आएगी और यहां आते ही अब इसके अंदर क्या करते हैं, वाटर पास करते हैं, जल, ठंडा जल यहां से पास करेंगे और इस ठंडे जल को यहां से वापस बाहर निकाल देंगे। तो चार तरफ क्या पास हो रहा है, यहाँ द्रव बह रहा है, जल बह रहा है चार तरफ, जिससे नली बिल्कुल क्या ठंडी रहेगी ताकि यहाँ वाष्प आती तुरंत क्या ठंडी हो जाए, वापस क्या है ठंडी होने से वापस द्रव के अंदर बदल जाए। द्रव यहाँ पर क्या बूंद बूंद करके नीचे यहाँ पर गिरता रहेगा और ये अलग हो जाएगा। तो यानी आसवन में इस प्रकार का उपकरण काम में लेंगे। सभी प्रकार के आसवन में एक छोटा सा डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, ये डायग्राम। अब देखो आसवन जो है, अभी क्या आसवन है क्या, वाष्पीकरण प्लस संघनन दोनों को मिला दे क्या कहलाएगा, वो आसवन कहलाएगा, आसवन है ये। अब देखो आसवन में किन किन पदार्थों को किस विधि से आसवन में अलग अलग करेंगे। तो आसवन में क्वथनांक के आधार पे है ना, या मिले हुए पदार्थ कैसे, उसकी नेचर कैसी है, उसके आधार पे आसवन के अलग अलग कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग इसको चार प्रकारों में बांटते हैं। तो आसवन के कितने प्रकार है, चार प्रकार आसवन के, आसवन के चार प्रकार। अब चारों के नाम याद रखने हैं आपको। एक तो बिल्कुल आपकी तरह सिंपल साधारण आसवन, एक तो क्या है साधारण आसवन। दूसरा क्या है नंबर 2, परभाजी आसवन। दूसरा कौन सा है, परभाजी आसवन। तीसरा क्या है नंबर 3, भापीय आसवन, भापीय आसवन। और चौथा कौन सा है, कम दाब पर आसवन, कम दाब पर आसवन। यानी सिंपल डिस्टिलेशन, फिर परभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर भापीय आसवन, वेपर डिस्टिलेशन, और चौथा है कम दाब पर आसवन, डिस्टिलेशन ऑन लो प्रेशर, यानी कम दाब पर आसवन। तो चार प्रकार है, साधारण आसवन, परभाजी आसवन, भापीय आसवन, कम दाब पर आसवन। और इन चारों प्रकारों में आपको एक दो पॉइंट याद रखने एग्जाम के दृष्टिकोण से, एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो कैसे, साधारण आसवन, साधारण आसवन में ये डायग्राम काम में लेना है, दो द्रव्य जो मिले हुए हैं। अब ये पॉइंट याद रखना, नोट करना पॉइंट अलग से। दो द्रव्य जो मिले हुए हैं उनके क्वथनांक में कम से कम 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर हो। अब नई किताब जो आई है उसमें क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर दे रखा है। थोड़ा सा आप ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। पुराने वाले 50 डिग्री से अधिक का है, इसमें 25 डिग्री से अधिक का है। कहने का मतलब जहाँ क्वथनांक का अंतर ज्यादा हो दो पदार्थों के बीच में, तो उनको अलग करने के लिए क्या है, कौन सी विधि काम में लेते हैं, साधारण आसवन विधि काम में ली जाती है, सिंपल डिस्टिलेशन। अब देखो साधारण आसवन के अंदर है क्या कि दो द्रव्य जिनके क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर है, कि ए द्रव्य जिसका क्वथनांक कह दिया कि 50 डिग्री है, या ए का क्वथनांक कह दिया कि 60 डिग्री है, बी का क्वथनांक कह दिया कि 100 डिग्री है, ज्यादा अंतर दोनों के बीच में। क्या करेंगे, दोनों को मिश्रण में डालेंगे और क्वथनांक क्या है 60 डिग्री से अधिक कर देंगे, 70 कर दिया, 80 कर दिया। 70 या 80 पर किसकी वाष्प बनेगी, ए वाले की बनेगी।
ए वाले की वाष्प बनेगी तो ए वाला वाष्प यहाँ से आएगी और यहाँ ठंडा होकर और यहाँ नीचे गिर जाएगा, ए वाला अलग हो गया। बी वाले की वाष्प कब बनेगी, जब ताप कितना हो, 100 डिग्री हो। तो 100 डिग्री से कम रखेंगे तो ए वाले की वाष्प बनेंगे, ए वाला अलग हो गया। फिर क्या करेंगे, ए वाला अलग हो जाए पूरा, उसके बाद फिर दोबारा ग्राही लगा देंगे, फिर 100 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो बी की वाष्प बनेगी, फिर बी वाले को अलग कर लेंगे, फिर अशुद्धियां वगैरह और अन्य जो वाले नीचे अलग से रह जाएगी। इसका मतलब ए को अलग कर लिया, बी को अलग कर लिया, जहां क्वथनांक के अंतर यानी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर में अंतर ज्यादा हो वहां पर कौन सी विधि काम में लेते हैं, साधारण आसवन काम में लिया जाता है। एक पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट। दूसरा सेकंड प्रभाजी आसवन, ये सबसे आसवन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। आसवन अगर नाम आ जाए वहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां नाम आ जाए किसका आएगा, प्रभाजी आसवन का नाम आएगा। प्रभाजी आसवन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आसवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और प्रभाजी आसवन में याद रखना जहां पर द्रव्य और उनके क्वथनांक में थोड़ा सा अंतर हो, बिल्कुल पास पास क्वथनांक हो, 2-4 डिग्री का अंतर ही हो, तो बिल्कुल पास पास क्वथनांक वाले द्रव्यों को अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, प्रभाजी आसवन वाली विधि यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम में लिया जाता है। अब देखो कैसे, कि जैसे कह दे कि ए द्रव है जिसका क्वथनांक का मान कह दिया कि 60 डिग्री अभी लिखा है, बी का कह दिया कि इसका क्वथनांक का मान जैसे कह दिया कि 64 डिग्री है, बिल्कुल पास पास है। अब आप दोनों यहाँ है और अगर आप ये मेथड काम में लोगे, ये डायग्राम काम में लो, एक को 60 डिग्री से ऊपर ताप गर्म किया, 62 डिग्री हुई, एक ही वाष्प बढ़ी, हो सकता है बाई चांस टेम्परेचर क्या है थोड़ा बढ़ जाए, 64 हो जाए, 64 होते ही बी की वाष्प बढ़ जाएगी, ए दोनों की वाष्प बढ़ जाएगी, दोनों वाष्प वापस यहाँ से आगे ठंडी होगी, वापस ए भी वापस यहाँ ए भी आ गई, यहाँ भी ए भी थी, दोनों मिले हुए, अलग अलग हुए नहीं। तो क्या करें, इनको अलग अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन को काम में लेते हैं जहाँ क्वथनांक में अंतर कम हो। और नई वाली किताब में लिखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का हो, पुरानी वाले में लिखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का हो। तो याद ये रखो, बिल्कुल पास पास क्वथनांक जिनके हो उनके लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, प्रभाजी आसवन। और प्रभाजी आसवन में क्या करेंगे कि जैसे ए का 60 डिग्री है क्वथनांक अभी लिखा है, बी का कितना है जैसे 64 डिग्री है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में थोड़ा सा परिवर्तन करना, बस प्रभाजी में क्या परिवर्तन करेंगे, नली जो है ना ये नली बिल्कुल सीधी नहीं रखेंगे, इसके ऊपर इस प्रकार से एक नली लगा देते हैं। अलग अलग प्रकार की अलग संरचनाएं होती है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, अलग अलग संरचनाएं होती है इस तरह से, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल कॉलम, प्रभाज स्तंभ। ये क्या है, फ्रैक्शनल कॉलम, या इसको प्रभाज स्तंभ बोलते हैं। अलग अलग टाइप का हो सकता है, ये प्रभाज स्तंभ यहाँ लगा देते हैं ऐसे, इस तरह से, फिर नली जोड़ते हैं ऐसे। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब ए और बी जैसे 65 डिग्री पर गर्म किया, ए की वाष्प बनी, बी की बनी, ये वाष्प यहाँ से जाएगी, अगर ये नली बिल्कुल सीधी हुई तो तुरंत उसको पार कर जाएगी, वहां जाके मिल जाएगी वापस। तो क्या करें, इस वाष्प को, इस नली को पार करने में थोड़ा टाइम लगे, और टाइम लगने के लिए थोड़ी इस बीच में क्या इनको नली को आपस में मोड़ दिया, या हो सकता है कि डायग्राम में थोड़ा और परिवर्तन कर दे। अलग अलग प्रकार के डायग्राम मिलेंगे आपको लिखे हुए से, इस तरह से अलग अलग प्रकार के प्रभाज स्तंभ होते हैं, अलग अलग चित्र बनाते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे इस तरह से बना देते हैं, ताकि वाष्प यानी घूम के आए उनसे, घूमती हुई जाए, तुरंत यहाँ से वाष्प पार नहीं हो। और जब वाष्प घूमती हुई जाएगी ना, घूमती हुई जाएगी तो उसको पार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जो ही वाष्प ऊपर गई और टाइम लगते उसका थोड़ा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और टेम्परेचर डाउन होते ही कि जैसे आपने इसको दोनों का ताप ये और आपको 65 डिग्री पर गर्म कर रहे हो, जी ऊपर गई ना, यूं जाते ही इसके अंदर घूमते ही जैसे टेम्परेचर क्या हुआ, 65 से कम हुआ, जैसे 63 डिग्री हो गया। अब 63 डिग्री होती कौन वाष्पित रहेगा, ए वाला तो वाष्पित रहेगा क्योंकि 60 डिग्री है, 60 डिग्री से ऊपर ताप तो वाष्प बनी रहेगी। बी वाले कितना है, 64 डिग्री है, यहाँ कितना आ गया 63, कम हो गया इससे, तो वापस बी वाला क्या बन जाएगा, द्रव बढ़ जाएगा। तो ए वाला तो इसको जब तक टेम्परेचर 60 डिग्री से कम हो उससे पहले ए वाला तो इसको धीरे धीरे करके पार कर जाएगा ये। लेकिन बी वाला क्या है, टेम्परेचर कम होने से वापस क्या है, वाष्प से वापस क्या बन जाएगा, द्रव है। ये वापस द्रव है क्या है, बूंद बूंद करके वापस नीचे आके गिर जाएगा ये, बी वाला वापस आ जाएगा ये, और ए वाला इसको पार कर जाएगा। तो मतलब दोनों के बिल्कुल पास पास का उतना कहते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए प्रभाज स्तंभ यानी काम में लेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। तो याद रखना, इसमें पॉइंट कौन याद रखना, प्रभाजी स्तंभ को काम में लिया जाता है, डायग्राम बाकी सेम ऐसे रहेगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है, जहां द्रवों के क्वथनांक बिल्कुल पास पास हो उस अवस्था में कौन सी विधि काम में लेते हैं, प्रभाजी आसवन काम में ली जाती है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेट्रोलियम पदार्थों से पेट्रोल का पृथक्करण, यानी
पेट्रोलियम जो सब्सटेंस होते हैं उनमें उनको सबको अलग अलग सेपरेट करें, पेट्रोल अलग करें, डीजल अलग करें, केरोसिन अलग करें, फिर उसके बाद पैराफिन, मोम वगैरह होते हैं वो अलग करें, पेट्रोलियम जेली वगैरह होती है वो अलग करें। तो उन पदार्थों को अलग, सभी पदार्थों को अलग अलग करें। तो सबको अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? प्रभाजी आसवन। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है, क्या नाम आएगा? प्रभाजी आसवन। इसके अलावा एल्कोहल का पृथक्करण, जब एल्कोहल का निर्माण करते हैं तो यानी एक तो पीने वाला एल्कोहल जो मादक पेय पदार्थ के रूप में काम आता है, एथिल एल्कोहल, उसका निर्माण भी होता है। और साथ में क्या है, एल्कोहल बनेगा तो कुछ मात्रा मेथिल एल्कोहल का भी निर्माण हो जाता है। और मेथिल एल्कोहल क्या होता है? जहरीला होता है। एथिल एल्कोहल मादक पेय पदार्थ है। अब दोनों मिल गए तो उनको अलग अलग करना जरूरी है, नहीं तो मेथिल एल्कोहल जहरीला होने से क्या व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दोनों को अलग अलग करें। और उन एल्कोहल को अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं। तो यानी यहाँ पर गांव वगैरह में या देसी विधि से दारू वगैरह बनाते हैं, वहां पर भी करते हैं ना, कई बार गर्म करके उसमें बूंद, कहते हैं बूंद बूंद करके शराब निकलती रहती है, तो वहां पर भी कौन सी विधि काम में लेते हैं? ये प्रभाजी आसन वाली विधि काम में आती है। तो एल्कोहल का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है? प्रभाजी आसवन से किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण किस विधि से करते हैं? प्रभाजी आसवन से करते हैं। प्रभाजी आसवन में किसका उपयोग करते हैं? प्रभाज स्तंभ को काम में लिया जाता है। इसके अलावा जहां पर द्रव्य या पदार्थों का उतना बिल्कुल पास पास हो, उनको पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे? प्रभाजी आसन वाली विधि काम में ली जाती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा मेथड भापी आसवन, थर्ड, जिसका नाम वेपर प्रेशर, वेपर डिस्टिलेशन, भापी आसन। भापी आसवन में क्या करेंगे? भाप से गर्म करेंगे। अब देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके क्वथनांक के मान बहुत ही ज्यादा हो, और यूं कहते हैं कि अगर क्वथनांक के मान ज्यादा हो तो सामान्य रूप से गर्म करके उसकी वाष्प बनाना ज्यादा संभव होता नहीं, जल्दी से वाष्प बनती नहीं। तो क्या करते हैं? उसको सीधा गर्म करने की बजाय क्या भाप से गर्म करते हैं, उसके अंदर प्रेशर से, यानी उसके अंदर वाष्प पास करेंगे, वेपर वाष्प उसके अंदर क्या करेंगे? पास करेंगे, प्रवाहित करेंगे। और आपको पता है कि गर्म जल की तुलना में भाप से अधिक जलन महसूस होती है। तो उसमें क्या लिखते हो आप कि भाप में क्या होती है? गुप्त उष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है भाप के अंदर, ज्यादा उष्मा वाला भाग है भाप में, इसलिए भाप के जलन महसूस ज्यादा करती है, इसलिए ज्यादा उष्मा होती है, इसलिए भाप से गर्म करते हैं। तो याद क्या रखना है? वे पदार्थ जिनके क्वथनांक के मान बहुत ज्यादा हो, जिन्हें सामान्य विधि से या सामान्य आसवन से या साधारण आसवन से सामान्य रूप से गर्म करके पृथक करना संभव नहीं होता हो, उन्हें पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? भाप या आसवन विधि काम में ली जाती है। अब डायग्राम सेम यही है, वही सेम सिंपल डिस्टिलेशन वाला डायग्राम तो यही। अब क्या करेंगे? यहाँ पर एक नली और लगा देंगे, इसे इसके अंदर लगा के इस भाग को अलग कर देंगे, और इस भाग इधर क्या है? जल को गर्म करके वाष्प बनाएंगे, इधर यानी बर्नर वगैरह लगा के जल बनेगी, उसकी भाप बनेगी, इस भाप को उसके अंदर क्या करेंगे? पास करेंगे, द्रव के अंदर यहाँ पास करेंगे। तो इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना है, इस साइड में एक और लगाना है पात्र, जिसको गर्म करके वाष्प बनाएंगे, इस वाष्प को नली से इस मिश्रण के अंदर पास करेंगे, इसको अलग अलग करना है। और मिश्रण से गर्म होगी, अलग जल्दी गर्म होगा तो क्वथनांक पे उसकी वाष्प बनेगी, उसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग हो जाएगा। याद ये रखना है कि जहाँ क्वथनांक का मान ज्यादा हो, सामान्यतः गर्म करके वाष्प बनाना संभव नहीं हो, उनको वाष्पित करने के लिए भाप का उपयोग किया जाता है, और इसके लिए भाप या आसवन को काम में लेते हैं। और याद रखना है इसमें एक पॉइंट, और पॉइंट कौन सा है कि सुगंधित तेलों का पृथक्करण। क्या करना है कि सुगंधित तेलों का पृथक्करण भापीय आसवन से किया जाता है। उसके बाद कम दाब पर आसवन, और कम दाब पर आसवन मतलब दाब को कम करके आसवन करें। अब देखो ये होता क्यों है, डायग्राम से में से हटा देंगे वापस वाष्प वाला, यहाँ पर अलग से कुछ एक चीज लिखाएंगे। अब देखो इसमें है क्या, इस विधि को कब काम में लेना है कि जब द्रव्य या पदार्थों का क्वथनांक के मान बहुत ज्यादा हो इसकी तरह। लेकिन एक समस्या और है कि क्वथनांक का मान ज्यादा है, और अगर इनको क्वथनांक ताप पर गर्म किया जाए तो ये अपने क्वथनांक ताप पर विघटित हो जाएंगे, यानी टूट जाएंगे। अब दो समस्या आ गई, एक तो ताप ज्यादा दो, अधिक ताप दोगे, जब ये उसकी वाष्प बनने का टाइम आएगा, यानी उसकी क्वथनांक पॉइंट आएगा, तब खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका मतलब पदार्थ कोई काम का ही नहीं रहा। तो क्या करें?
इसकी वाष्प बनानी जरूरी है, उसको अलग अलग करना भी जरूरी है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है, क्वथनांक ताप से पहले इसकी वाष्प बनाए ताकि क्वथनांक ताप तक पहुंचे नहीं टूट जाएगा क्वथनांक ताप के। यहाँ पर दो समस्या आ गई, भाप में तो एक ही थी, क्वथनांक का मान ज्यादा था। यहाँ पर क्या है, क्वथनांक का मान तो ज्यादा है ही, लेकिन क्वथनांक ताप पर जो पदार्थ विघटित हो जाता हो उनको अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, कम दाब पर आसवन वाली विधि काम में ली जाती है। अब देखो कम दाब पर आसवन वाली विधि काम में लेंगे, उसमें क्या करेंगे, इस ऑपरेटर्स पर इधर से लगा देंगे, दाब वाले लगा देंगे प्रेशर मापने के लिए। और आपको पता है एक होता है क्वथनांक ताप या क्वथनांक बिंदु। क्या होता है कि जब किसी द्रव को गर्म करेंगे ना तो उस द्रव से क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। द्रव को आपने गर्म किया यूं, जैसे कोई पात्र में द्रव लिया उसको आपने गर्म किया, उसकी वाष्प बनी, और वाष्प बनेगी। यहाँ वाष्प के कण है, ये वाष्प के कण क्या करेंगे, द्रव वापस क्या डालेंगे, दाब डालेंगे, इसे दाब लगाएंगे, और वाष्प के द्वारा द्रव पर लगने वाला दाब है उसको बोलते हैं वाष्प दाब। और जब इतना गर्म करेगी इससे बनने वाली वाष्प इतनी हो जाए, इस वाष्प का द्रव पर लगने वाला दाब इतना हो जाए, क्योंकि गर्म करोगे ना, अधिक गर्म करोगे तो अधिक वाष्प बनेगी, अधिक वाष्प बनेगी तो अधिक वाष्प बनने से वाष्प का दाब का मान भी क्या रहेगा, ज्यादा अधिक दाब लगेगा। और अधिक दाब लगेगा जब ये वाष्प के द्वारा लगने वाला दाब भारी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, और जिस ताप पर यह घटना हो जाए उस ताप को बोलते हैं उस द्रव का क्वथनांक ताप। तो मतलब जल का क्वथनांक 100 डिग्री क्यों है, कि कहते हैं कि जल को अगर 100 डिग्री पर गर्म करो, जल से इतनी वाष्प बनती है, जल से बनने वाली वाष्प और इतनी वाष्प की मात्रा बनती है कि उसके द्वारा लगने वाला द्रव पर दाब वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तब क्या जल उबलना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक ताप। यानी वह ताप जिस पर किसी द्रव के द्वारा बनने वाली वाष्प का वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्वथनांक ताप कहा जाता है। अब क्या करेंगे, इसका मतलब बाहरी वायुमंडलीय दाब पर निर्भर कर रहा है क्वथनांक का मान, ये तो है ना। अब कई बार बोलते कि ऊंचाई पे जाने पर कोई भी सामग्री वो धीरे पकती है, क्यों, ऊंचाई पे जाओगे बाहर का वायुमंडल का दाब क्या हो जाएगा, कम। थोड़ा सा गर्म करते ही वाष्प के द्वारा लगने वाला दाब जल्दी से बाहर के दाब के बराबर हो जाएगा, जल्दी बराबर होते क्वथनांक ताप आ जाएगा। क्वथनांक ताप द्रव उबलना स्टार्ट, उससे अधिक गर्म होगा नहीं वो, कि जैसे जल यहाँ पर तो 100 डिग्री पर उबल रहा है, पहाड़ पे ले गए तो वहां पर वायुमंडल का दाब कम हो गया, तो थोड़ा सा गर्म करते उबलना स्टार्ट हो गया, यानी 80 डिग्री उबलना स्टार्ट हो गया। एक तो कोई पदार्थ 100 डिग्री पके, एक 80 डिग्री पके, कौन जल्दी पकेगा, 100 वाला। इसका मतलब 80 वाले पर क्वथनांक का मान तो 80 डिग्री हो गया, लेकिन पदार्थ पर ताप कम मिल रहा है। ये इसका मतलब बाहर का वायुमंडल का दाब हम कम करके क्वथनांक के मान को घटा सकते हैं। लिखा ना कम दाब पर, तो दाब को कम करके पदार्थ के क्वथनांक को घटाते हैं, यानी उसको क्वथनांक का जो रियल मान है उस मान से कम ताप पर उसको गर्म करके वाष्प बनाते हैं, इसलिए कम दाब को काम में लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि कम दाब कब काम में लेते हैं, जब द्रव का या पदार्थ का क्वथनांक का मान बहुत ज्यादा हो और क्वथनांक ताप पर पदार्थ क्या हो जाए, विघटित हो जाए, तो उनको अलग करने के लिए, उसको वाष्पित करने के लिए, उसको अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, कम दाब पर दाब कम करके उसको क्वथनांक ताप से पहले ही गर्म करके उसकी वाष्प बनाते हैं। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा, चीनी मिलों में चीनी का शोधन, चीनी मिलों में चीनी को अलग करने के लिए, इसका शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, कम दाब पर आसवन वाली विधि काम में ली जाती है। तो ये आसवन के 4 प्रकार है। यहाँ पर एक तो हो गया वाष्पीकरण, और एक क्या हो गया, दूसरा ऊर्ध्वपातन वाला हो गया, और तीसरा क्या हो गया, यानी आसवन वाला हो गया। तो 3 मेन विधियां होगी, कौन से, मिश्रण को पृथक करने की 3 विधियां होगी ये। अब इन 3 के अलावा देखो 2-3 विधियां और है जो आपको ढंग से याद रखनी है, और 2-3 विधियों में देखो, एक तो इसके अंदर एक है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण थोड़ा लिखा देता हूँ जनरली, थोड़ा सा हल्का हल्का, इसको आप जनरली नोट कर लो, बस एग्जाम में जो आनी वो चीज है। एक है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण में क्या है, कोई द्रव है उसका द्रव अवस्था में, या कोई पदार्थ घुला हुआ है द्रव अवस्था में, उसको ठंडा करके उसको क्रिस्टलीकृत कर लेते हैं। जैसे चीनी है, चीनी का गाढ़ा वेली चाशनी बोलते हैं। चाशनी में क्या है, थोड़ा छोड़ दो, थोड़ी देर बाद इधर क्या हो जाएंगे, उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा, तो वो क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल बना के अलग करना, वो क्रिस्टलीकरण एक याद रखना है। इसके अलावा एक याद रखना आपको क्रोमेटोग्राफी विधि।
थोड़ा सा इसमें याद रखना है, जो पॉइंट याद रखने हैं वैसे बहुत लंबी अलग अलग इसके पार्ट होते हैं क्रोमेटोग्राफी के, अलग अलग प्रकार है, बहुत लंबी विधि, एक अलग किताब है क्रोमेटोग्राफी की, लेकिन याद क्या रखना है इसमें, वो याद रखना। देखो क्रोमेटोग्राफी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वर्णलेखिकी। हिंदी में इसका नाम क्या है, वर्णलेखिकी। जैसे नाम है ना वर्णलेखिकी, इंग्लिश का वर्ड है क्रोमेटोग्राफी। वर्ण मतलब रंग, लेखिकी मतलब लिखना, रंगों की सहायता से लिखना, मतलब क्रोमेटोग्राफी। शब्दों से मिलकर बनाए, क्रोमा प्लस ग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी मीन्स रंग, कलर से लिखना या रंग से लिखना, तो मतलब रंगों की सहायता से पदार्थों को अलग अलग करना। अब क्रोमेटोग्राफी में क्या याद रखना है, एक दो पॉइंट याद रखना, क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पे काम करती है, तो याद रखना है एक पॉइंट ये, इसके बारे में पूरा अलग से पढ़ेंगे हम, नाम याद रखो एक ये पॉइंट, किस सिद्धांत पे काम करती है ये अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर, अधिशोषण के सिद्धांत पर, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के सिद्धांत पे काम करती है। दूसरा, जब पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम हो, थोड़ी बहुत मात्रा पदार्थ हो आपस में मिले हुए हो, उनको अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे, क्रोमेटोग्राफी। पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम है, उनको पृथक पृथक करें तो इसलिए क्रोमेटोग्राफी विधि काम में लेते हैं। इसके अलावा याद रखना है इसमें कि क्रोमेटोग्राफी विधि जो है उनमें एमिनो अम्ल जो होते हैं ना जितने भी, तो एमिनो अम्लों का पृथक्करण किस विधि से करते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि से किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दो तीन पॉइंट याद रखने, क्रोमेटोग्राफी का अर्थ किस सिद्धांत पे काम करती है, अधिशोषण एडजॉर्प्शन पर, और एमिनो अम्लों का पृथक्करण किस विधि से करते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि से करते हैं। जहाँ पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम हो उस अवस्था में कौन सी विधि काम में लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि काम में ली जाती है। तो एक तो ये तो है, यानी मिश्रण के अवयव को अलग अलग करने की मुख्य ये 5-7 विधियां जो आपको याद रखनी है, ये थोड़ी अलग से हैं। इसके अलावा कॉमन जो हम काम में लेते हैं घरों में, वो आपको पता ही है, चुनकर या बिनकर, अनाज में से कंकड़ वगैरह उसको अलग करते हैं, उसके लिए चुनकर या बिनकर बोलते हैं, अलग करने की विधि है ना, पिकिंग पकड़ पकड़ के अलग करना। तो यानी अनाज में से कंकड़ को अलग करने के लिए चुनकर या बिनकर विधि काम में लेते हैं। या फिर कई बार निस्यंदन या फिल्ट्रेशन, निश्चय छानना, फिल्टर पेपर लगा के मिट्टी और पानी है उनको डालो, मिट्टी ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा, तो सूक्ष्म छिद्रों में से बड़े कणों को परख दे, नीचे छोटे कण आ जाए, तो उसके लिए भी हम यानी फिल्ट्रेशन या निस्यंदन बोलते हैं उसको, फिल्टर पेपर से छानते हैं, तो छानकर पदार्थों को अलग अलग कर सकते हो, बड़े पदार्थ ऊपर रह जाए, छोटे पदार्थ क्या है नीचे रह जाए, ये होता है निष्पावन, है ना। इस प्रकार से अलग अलग है ना, जो देसी विधि काम में आते थे, काम में लेते हैं, खेतों में लेते हैं काम में, अनाज को क्या है ना दूर ला के डालते रहते हैं ऊपर, और हवा से क्या है अनाज नीचे गिरेगा, और जो अशुद्धि है या उसके अंदर जो कचरा वगैरह आगे हवा से आगे जाके गिरता रहेगा, तो वो विधि हम काम में लेते हैं। तो मतलब अलग अलग थोड़ी देसी विधियां भी आई है, थोड़े से आपको जनरल आपको थोड़ी याद होनी चाहिए। बाकी ये 4-5 विधियां हैं, 5-6 विधियां ये पदार्थों के या मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की विधि है। ये 5-6 विधियां थोड़ी ढंग से याद रखनी, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये मिश्रण वाला पॉइंट हमारा पूरा हो गया। मिश्रण है क्या, मिश्रण के 2 प्रकार, फिर मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग अलग करने की ये विधियां, इनको होते भौतिक विधियां। ये कौन सी विधियां, ये भौतिक विधियां। तो मिश्रण के अवयव लिखा पॉइंट हमने, मिश्रण के अवयवों को हम भौतिक विधियों से पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिश्रण वाला पॉइंट पूरा हो गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो है ना, इसका पार्ट ये पूरा हमारा हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में अलग अलग यानी भौतिक गुणों के आधार पर रासायनिक गुण, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध में तत्व यौगिक हो गया, अशुद्ध में मिश्रण पूरा हो गया। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पूरा पार्ट पूरा हो गया। हमारे इसमें 6 पार्ट हो गए, पार्ट 1 से लेकर 6। अगर किसी को स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का पूरा पार्ट देखना हो तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक पूरा देखें, उसमें आपको पूरा बहुत सारा मामला मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में एक छोटा सा पॉइंट होता है, परमाणु भी होता है, एटम, उनके हम अलग से बनाएंगे वीडियो, क्योंकि थोड़ा लंबा पार्ट है तो उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे, अलग उसका रखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से बाहर रखेंगे। है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का पार्ट, लेकिन अलग से रखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग से पार्ट रखेंगे, उसमें पूरा हम समझाएंगे आपको, जो सेकंड ग्रेड के हिसाब से भी कुछ पॉइंट फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी आएंगे, कुछ रिट के हिसाब से भी साथ मिक्स आएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में काम आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो हम अलग से अगला वीडियो बनाएंगे। तो ये पार्ट 6 हो गए स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के। 6 पार्ट आपको ढंग से पढ़ने, एग्जाम में मेरे हिसाब से इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। और ये रिट के अंदर जो है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो है ना, ये ज़्यादा कवर करता है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर बहुत लंबा हो गया सर, 4-5 पार्ट हो गए, तो इसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में अलग अलग पॉइंट है। ये आपके ये मानो कि
केमिस्ट्री का सिलेबस जो 40% सिलेबस कवर करता है रीट का, क्योंकि उसके अंदर देखना आप सिलेबस में लिखा हुआ मिलेगा आपको परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, यौगिकों के सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखा हुआ मिलेगा, यौगिकों के रासायनिक सूत्र, मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण की पृथक्करण की विधियां, ऐसे 2-3 लाइन का एक है। और वैसे पता है आपको 2 यूनिट तो ही केमिस्ट्री की, तो इसमें आधी यूनिट लगभग इसकी है ये। और एग्जाम में इसमें से अधिकतर 40% क्वेश्चन इसी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में से आते हैं। बाकी इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग से पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे कुछ पार्ट्स अलग से हाइड्रोकार्बन वगैरह है, कुछ अलग से चीज़ें हैं, वो हम इसमें अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।